नमस्कार, मैं हूं अनुपम चौहान और आप देख रहे हैं यूपी अलर्ट। यूपी अलर्ट। भीख का पेशा, क्या करें साहब, गंदा है पर धंधा है। पेन कितने का है? 10 रुपए का है। सड़क, चौराहा, अस्पताल, मंदिर या रेस्टोरेंट के बाहर जब भी आप किसी भिखारी को भीख मांगते देखते हैं या जब किसी छोटी लड़की या मासूम से दिखने वाले बच्चे को कार का शीशा खटखटाते हुए पाते हैं या कभी किसी महिला के हाथ में दुधमुहा बच्चा देखकर आपका दिल पसीजने लगता है, आप सोचने लगते हैं कि इन्हें भीख दें या नहीं। यह सवाल जितना मुश्किल आपके लिए है, उतना ही मुश्किल उन भीख मांगने वालों के लिए भी है जो रोज सोचते हैं कि आज भीख मांगने जाएं या नहीं। भीख देने और भीख मांगने वालों के बीच रोजाना चलने वाली रस्साकस्सी के बीच बैगिंग सिंडिकेट की हकीकत, सरकारी विभाग और उनके द्वारा बैगर्स के लिए चलाई जा रही स्कीम और लोगों को भिक्षावृत्ति के पेशे से बाहर निकालकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के अभियान में लगी स्वयंसेवी संस्थाओं की कार्यप्रणाली और कारगुजारियों पर इस एपिसोड में चर्चा होगी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम सरकारी इंतजामों और करोड़ों के बजट के बावजूद इस पेशे पर नकेल क्यों नहीं लग पा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ। यूपी अलर्ट में आज का एपिसोड है भीख का पेशा गंदा है पर धंधा है। ये है समर सदिल और आप देख रहे हैं यूपी अलर्ट। भीख का पेशा गंदा है पर धंधा है। गंदा इसलिए क्योंकि इस पेशे में बने रहने के लिए रोजाना न जाने कितनी मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ती है, कितनी बातें, कितने ताने और कितनी जिल्लत सहनी पड़ती है। लेकिन जब सामने मजबूरी मुंहबाए खड़ी होती है, अपनों से ठुकराए जाने के बाद जब पेट की आग को बुझाने का कोई जरिया नहीं सूझता, तब मजबूरी में इंसान इस गंदे पेशे को धंधे के रूप में अपनाने के लिए मजबूर हो जाता है। बाबूजी, इस पे रोड पे कौन रहना चाहता है? कोई नहीं रहना चाहता, सबकी मजबूरी है यहाँ पे बाबूजी। मेरी मजबूरी पड़ गई तो हम यहीं पे सोते खाते हैं, वरना भाई बहन भी कोई नहीं साथ है। तो अब यही है, कोई सर मदद कर देगा, बस अपनी मदद हो जाएगी। यहाँ कौन पड़ेगा? काम धंधा कोई लगा देगा तो कर लेंगे सर, कोई रोजगार मिल जाए सर। सर अब कोई घर भी नहीं रहा, अब रोड पर रहते हैं। यहीं आप लोग जैसे आ जाते हैं, बापूजी लोग खिला पिला देते हैं, वरना भूखे पड़े रहते हैं हम लोग। बाकी जो आते हैं बांटने वाले वो खा पी लेते हैं हम लोग, हो जाता है वो भी, पेट चल जाता है किसी तरीके। पिछले एपिसोड में मैंने देखा कि शहर के अंदर बहुत सारे लोग जो भिक्षा व्यक्ति को लेकर के अपने अपने जिन्होंने विचार प्रकट किए हैं। ज़रूरी भी है, ये एक समाज का एक ऐसा विषय है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने समाज में एक प्रश्न चिन्ह के रूप में इसको देखते हैं। क्योंकि जो लोग सड़कों पे हैं, निरंतर सड़कों पे, जब हम बचपन में भी छोटे थे तब भी हमने बहुत सारे लोग को देखते थे, वो सड़कों पे थे। आज बड़े हो गए, विकसित देश हो गया है, समाज हमारा पूरी तरीके से स्मार्ट हो गया, परंतु देश के बहुत सारे लोग आज भी सड़कों पे हैं। तो ये मैंने पहले एपिसोड में देखा, सबकी राय को भी देखा, समझा भी, और सब बहुत सारे लोगों ने अपनी राय भी दी, प्रश्न चिन्ह भी लगाए। और इस दिशा में मैं कुछ जोड़ना भी चाहूँगा कि भिक्षा व्यक्ति अपने आप में एक समस्या के ज़्यादा चुनौती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज भी हमारे विकसित भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रोज़गार से बहुत दूर हैं और ख़ासकर आत्मसम्मान से बहुत दूर हैं। सड़क पे आदमी क्यों होता है और जो लोग काम करते हैं वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, हम और आप इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमारे अंदर, आपके अंदर आत्मसम्मान की भावना है। हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया ताकि आज हम एक अच्छा समाज में अपनी पहचान बना सकें। परंतु बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सड़कों पे दरवाजे खटखटाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, चीखते हैं, पुकारते हैं सड़कों पे, गाड़ियों के पीछे, और सिर्फ मांगते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर भावना जो है पैसा कमाने की तो है, परंतु आत्मसम्मान की भावना की बहुत कमी है, जिसकी वजह से ये लोग सड़कों पे ज़्यादातर देखे गए हैं। माना जाता है कि जब भारत की आज़ादी से पहले
जब अंग्रेज़ों ने टैक्सिज़म सिस्टम लगाया तो बहुत सारा ऐसा वर्ग था हिंदुस्तान के अंदर जो बहुत गरीब था, जो टैक्स नहीं दे सकता था, वो मांगते थे। और जब देश आज़ाद हुआ वही समाज धीरे धीरे मांगता 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 नट समुदाय में कन्वर्ट हो गया। और ये घुमंतु समाज हिंदुस्तान में अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अपना चंडीगढ़, पंजाब, इन पूरे समाज में मैक्सिमम अगर जाएँ बंगाल यहाँ नट समुदाय के लोग पाए जाते हैं। और ज़्यादातर नट समुदाय के लोग भिक्षा व्यक्ति से जुड़े होते हैं, क्योंकि ये लोग आज़ादी से पहले से लेकर आज तक कभी इनके हाथों में रोज़गार की दिशा में काम नहीं किया गया, जिसके वजह से इनको पीढ़ियों दर पीढ़ियों से भीख मांगना ही सिखाया गया। परंतु हम ये कहते हैं कि अगर कोई समाज में अगर हमारा बच्चा बिगड़ा हुआ है या समाज में उसके अंदर शिक्षा नहीं है, समाज में अगर वो भटका हुआ है, उसके साथ अगर काम किया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो भटका ही रहेगा, उसमें भी बदलाव आ सकता है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें संभव हुई हैं काम करने के साथ में। हम सर रहने वाले चित्रकूट जिला मानिकपुर गांव के रहने वाले हैं। हम इधर काम करने के लिए काम नहीं मिलता तो यहाँ मांगते खाते हैं। हम इधर काम करने के लिए काम नहीं मिलता तो यहाँ मांगते खाते हैं। काम के लिए आते काम मिलता नहीं है। पिछले एपिसोड में हमने भीख के पेशे से जुड़ी कुछ सनसनीखेज जानकारियां आपके साथ शेयर की थीं। हमने बताया था कि कुछ लोग जरूरत और मजबूरी के चलते इस पेशे में आए, तो कुछ सुगठित सिंडिकेट बनाकर इस पेशे को कॉरपोरेट की तरह कैसे रन कर रहे हैं। कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वो दिखता नहीं है। इस पेशे के पीछे भी यही कहानी है। समर सलील पत्रिका ने जब इस बैगिंग सिस्टम से जुड़े लोगों पर की जा रही स्टडी को और गहराई से नापने की कोशिश की तो छिपे हुए वह पहलू भी निकलकर सामने आए जिसने भिक्षावृत्ति के पेशे में रह चुके लोगों के प्रति समाज को अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया। देखिए, कोई भी बच्चा अगर भीख मांगता है तो बहुत हद तक हमारे समाज में लोगों को भीख को शायद दान के नज़रिए से भी देखते हैं। परंतु जब हम लोग सड़कों पे बहुत आमूमन से ही देखा जाता है कि जब लोग सड़कों पे अपनी गाड़ी का शीशा खोलते हैं और किसी को पैसा देते हैं, किसी बच्चे को पैसा देते हैं, या फिर लोग अपनी बाइक रोकते हैं, लोगों को पैसा देते हैं, तो लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हमने अपना काम, हमको ऊपर वाले ने जो दिया, हमने उसमें से कुछ पैसा आगे जो हमसे मांग रहा था उसको दे दिया, हमने अपना कर्तव्य निभाया, बाकी वो जो करता है वो उसके कर्म है, हमने अपने कर्म किया। ये एक भावना है, ये एक धारणा है जो कि ज़्यादातर लोग जब पैसा देते हैं किसी को तो इस चीज़ को सोचते हैं कि हमने अपना कर्म कर दिए। परंतु यहाँ एक सवाल है, क्या जो पैसा हम दूसरे के बच्चे को दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो पैसा दे करके हमने अपना कर्म किया, वो बच्चा उस पैसे से जो भी करे, चाहे नशा करे, चाहे गंदगी करे, चाहे समाज में एक अंधकार में चला जाए, वो उसके कर्म है। परंतु यहाँ एक सवाल ये उठता है, दूसरे को बच्चे को तो हम पैसा दे सकते हैं, पर यही चीज़ क्या हम अपने बच्चे को पैसा देंगे? ये सोचने वाली बात है कि जब हम अपने बच्चे को पैसा देने की बात आती है, वहाँ पर संस्कार हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, हमारा भविष्य आगे सामने खड़ा हो जाता है, हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा, ये सब भावनाएं आके खड़ी हो जाती है। तो दूसरे को बच्चे को पैसा देने के समय पे ये धारणाएं कहाँ चली जाती हैं? और वो पैसा देने के टाइम पे हम ये कहते हैं हमारे कर्म है, और अपने बच्चे को पैसा देने के समय पे हमारा धर्म सामने आ जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, ये समाज की एक ऐसी सोच है जिसको कि सोचने का बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। इसी वजह से भिक्षा व्यक्ति प्रमोट होती है। क्यों? क्योंकि वो हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं। हमारा बच्चा जिसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, वहाँ हम उसको 1 रुपये भी नहीं देना चाहेंगे, वहाँ हम चाहेंगे वो अच्छा नंबर लाए, समाज में कुछ बन जाए, तब उसको वो चीज़ मिलेगी। पर दूसरे का बच्चे को हम अपनी जिम्मेदारियों से निर्वाह करने से पीछे हट जाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि हम उसको पैसा देते हैं तो हमारे कर्म है। ये कर्म नहीं है। अगर आप उसको पैसा देंगे और वो गलत काम करेंगे तो ये पाप है, और पाप के फिर समाज भी भागीदार बनता है, वो अकेले बच्चा नहीं। इस दृष्टिकोण को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि भीख दान नहीं है, और दान जो होती है वो भीख नहीं होती। भिक्षावृत्ति की जो कुप्रथा है, यह सदियों से हमारे देश में या प्रदेश में कह लें वो चल रही है। और जो भिक्षुक होता है, चाहे वो किसी भी रूप में वृद्ध हो या बच्चा हो, महिला हो,
वो किसी मजबूरीवश इस पेशे में आता है, चाहे आर्थिक दृष्टिगत या सामाजिक दृष्टि से आता है इस पेशे में। और इसको देखते हुए पूर्व में भी भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया था, भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम। उसी को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने भिक्षुकों के सर्वेक्षण और उनके पुनर्वास हेतु एक योजना लॉन्च की जिसका नाम स्माइल है। आजकल हम लोग प्रायः देखते हैं, जब शहरों में चलते हैं, अगर अभी आप चौराहे पर रुक जाएं या किसी बाज़ार में आप जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि तमाम व्यक्ति हैं जो या तो सीधे भिक्षा मांगते हैं, सीधे भीख मांगते हैं, या फिर वो किसी न किसी रूप में जैसे पेंसिल बेचने का, पेन बेचने का या आपकी गाड़ी पूछने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बदले में कुछ पैसे की मांग करते हैं, हाथ फैलाते हैं, मांग करते हैं। और उसमें भी ज़्यादातर बच्चे ही रहते हैं, ज़्यादातर बालक ही रहते हैं, बालिकाएं रहती हैं। और ये भी हम देखते हैं कि कितनी महिलाएं रहती हैं जिनके गोद में बच्चे रहते हैं, वो भी भीख मांगती हैं। या कोई अपाहिज है, विकलांग है, तो जो भी व्यक्ति है वो द्रवित होकर दयावश उनको कुछ धनराशि दे देता है या उनको कोई वस्तुएं दे देता है। इससे निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ता है और वो फिर इसी पेशे में रहने के लिए प्रयासरत रहते हैं कि सुबह से शाम तक भिक्षावृत्ति की और उनको कुछ पैसा मिल गया। इसको दूर करने के लिए तथा इन व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल योजना प्रारंभ की। और इस योजना को प्रदेश स्तर पर समाज कल्याण विभाग संचालित कर रहा है और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत निदेशालय समाज कल्याण इस योजना को जनपदों में भिक्षावृत्ति प्रतिषेध के लिए आगे ले आ रहा है। और इसके माध्यम से जो भी व्यक्ति हैं इस पेशे में जुड़े हैं उनके पुनर्वास के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब सहारा मिला, सहयोग मिला और एक नई दिशा मिली तो बेगिंग पेशे को धंधा नहीं गंदा मानकर कुछ नौजवानों, बच्चों और महिलाओं ने उसे सदा सदा के लिए अलविदा कहकर नया जीवन अपना लिया। नमस्ते, मेरा नाम नरगिस है। मेरा नाम प्रीति है। ये वही प्रीति और नरगिस हैं जिनका पूरा बचपन लखनऊ की सड़कों पर भीख मांगकर गुजरा। समाज उनको बुरी नजर से देखता था। उनके ना ही कोई सपने थे और ना ही कोई दिशा कि उनका जीवन कहाँ जाएगा, उन्हें कुछ नहीं पता था। और ऐसे ही ना जाने कितनी लड़कियां भारत में हैं जो इन सब से निकलकर कुछ करना चाहती हैं। मेरा नाम प्रीति है। हम लोग जैसे भीख मांगते थे सड़कों पे, कोई डांट देते थे, गाली भी दे देते थे कि आप लोग को कोई काम नहीं है, बस भीख ही मांगते रहते हो, पकड़ लेते हो कि दे दो पैसे, ये है वो है। हम लोग के पास कोई एक काम ही भी नहीं था सर, भीख के अलावा, क्योंकि हम लोग की दादी सब लोग भीख ही मांगे थे, तो हम लोग में भी यही भीख मांगने वाला था। और मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत परिवर्तन आए हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि संख्या ज़्यादा है, मैं मानता हूँ संख्या बहुत ज़्यादा है, परंतु अगर आप इसमें कोई परिवर्तन देखते हैं तो वो परिवर्तन बदलाव की एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आती है। और इस क्रांति की शुरुआत हुई है, लोग बदल रहे हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लखनऊ शहर के ही अंदर ही कि अगर हम मानते हैं कि हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं, पर उन हज़ारों में से सैकड़ों की तादाद में बच्चे स्कूलों में हैं जिनका प्रॉपर आंकड़ा है। हम मानते हैं कि 700 से भी ज़्यादा बच्चे आज स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कि कॉन्वेंट स्कूल्स के बाहर भीख मांगा करके थे, पर जब उनको मौका मिला तो वही बच्चे आज कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। मुझे बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हमारे लखनऊ शहर में एक ऐसा स्कूल है जिसका नाम क्राइस्ट चर्च है, जो कि हज़रतगंज में। उस स्कूल में 5 बच्चे जो स्कूल के बाहर भीख मांगा करते थे, आज उसी स्कूल में इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ये एक वाकई में संभव हो पाया है सबकी वजह से, सरकार की वजह से, समाज की वजह से, मीडिया की वजह से, लोगों की वजह से। क्योंकि जब आप इनका हाथ थामते हैं, जब आप इनको एक अच्छा मौका देते हैं तो ये बदलते हैं। जो हम लोग को भी बहुत पढ़ने का मन होता था, सड़कों पे देखते थे बच्चे पढ़ने जाते थे, बैग टांग के, डांस में सब में भाग मिलता था। हम लोग को भी यही सोचते थे कि हम लोग का भी कभी ज़िंदगी बदलेगी तो हम भी लोग डांस करेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ज़िंदगी भर भीख नहीं मांगेंगे। क्योंकि हम अमूमन ये देखते हैं, बहुत सारे लोग सड़कों पे ये कहते हैं कि चलिए आइए हम आपको बेटा पढ़ाएंगे, आइए हम आपको बेटा साथ में लेके चलते हैं, हम आपको अपने साथ रखेंगे और आपका जीवन बदलेंगे। परंतु समाज की क्या तस्वीर हम सब जानते हैं। एक तरफ समाज बहुत अच्छा और एक तरफ इसी की ही दूसरी एक तस्वीर है। जब तक ये लोग जहाँ से नहीं आते हैं,
जहाँ से इनका ठेकरा है, जहाँ ये रहते हैं। आप देखती होंगे दिन में भीख मांगने वाले लोग आपको नज़र आते हैं, पर रात में ये नज़र नहीं आते। क्यों? क्योंकि इनके प्रॉपर परिवार हैं, अपने परिवारों से आते हैं। तो उम्मीद ने जब ये काम शुरू किया तब हम लोग इनके परिवारों के बीच में पहुँचे, जहाँ ये रहते हैं, जहाँ ये अपना समय बिताते हैं, अपना इनका खाना पीना उस जगह पे होता है, क्योंकि वहाँ लोग जाते नहीं हैं। कैसी परिस्थितियों में रहते हैं, खाना तो खाते हैं पर शरीर में चिकत्ते पड़े हैं, दाने पड़े हैं। महिलाएं जो हैं पीड़ा से ग्रसित होती हैं, बीमारियों से ग्रसित होती, कोई पूछता नहीं है। समाज में दिखता सबको है, पर दान करने के लिए सब आगे हैं। कर्मों का दान करके जो कहते हैं कमाई करने के लिए सब लोग आगे हैं, परंतु सेवा करने के लिए जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर आगे आना, जिम्मेदारी उठाना बहुत ज़रूरी है। अभी इसमें एक आपको बताया जाए कि प्रदेश सरकार के प्रयास से, वर्तमान सरकार के प्रयास से 26 जनवरी को इस साल गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2025 को इस पेशे में जो हमारे बच्चे थे उनकी एक माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ भी एक बैंड टीम बनाई गई। जो बच्चे उनको हम लोगों ने प्रशिक्षित किया और वो लड़कों ने बैंड के माध्यम से उनकी जो बैंड टीम थी अपने वाद्य यंत्रों के माध्यम से उन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर उसकी प्रस्तुति दी। तो ये एक बड़ा सराहनीय प्रयास रहा और इसमें इस समस्या की तरफ भी लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। भिक्षाव्रत से जुड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की एक स्कीम आई जिसका नाम है स्माइल योजना। उत्तर प्रदेश में इस स्कीम को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से लागू किया गया। समाज कल्याण विभाग ने बेगिंग उत्थान के लिए कार्य कर रही कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को स्कीम की कार्य योजना पर कार्य करने के लिए चुना। अभी हमारे प्रदेश के 13 जनपद इस योजना में जुड़े हुए हैं। प्रथम चरण में हमारे 4 जनपद थे जिसमें लखनऊ, अयोध्या, कुशीनगर और वाराणसी थे। इन चारों जनपदों में हम लोगों ने अभी सर्वेक्षण कार्य कराया। पहले चरण में हमको सर्वे का काम करना था, उनका चिन्हीकरण करना था, उनका मोबिलाइजेशन करना था और इसके लिए एक एनजीओ के माध्यम से हमको ये कार्य करने थे और वो कार्य हमने प्रथम चरण के जनपदों में कर लिया है। और द्वितीय चरण के जनपद जो हमारे हैं वो उसमें अभी ये कार्रवाई चल रही है। प्रथम चरण के जनपदों में लखनऊ के छोटे कुछ क्षेत्र जैसे छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा आदि क्षेत्रों में इसका सर्वे कराया गया। तो उसमें लगभग हमको 1276 ऐसे व्यक्ति मिले जो इस पेशे में लिप्त थे। अयोध्या में 1157 मिले, कुशीनगर में 411 मिले और वाराणसी में लगभग 300 से 400 के बीच उनकी संख्या थी। तो अभी हम लोगों ने उनका लगभग 1000 लोगों को इस प्रकार हम लोगों ने चिन्हित किया और चिन्हित करने के बाद जो है हम लोगों ने उनके पुनर्वास के लिए जो प्रयास किए उसमें से करीब 318 बच्चों को हम लोगों ने बेसिक शिक्षा के स्कूलों में एडमिट कराया, 338 बच्चों को करीब आंगनवाड़ी में कराया, 11 को ड्राइवर्स की ट्रेनिंग दिया और गार्ड की ट्रेनिंग दिया हमने और साफ़ सफाई के काम में उनको लगाया, स्वच्छकार के काम में लगाया और ब्यूटी एंड जो महिलाएं थी उनको ब्यूटी पार्लर आज के काम में किया और पैकिंग के वर्क और स्कॉलरशिप स्कीम से भी करीब 250 से 300 बच्चों को उसमें जोड़ा। तो हम लोग इसमें देख रहे होंगे कि आप उनको एक तरफ से शिक्षा से भी जोड़ रहे हैं और उनको इस प्रकार के रोज़गारों में भी लगा रहे हैं, ऐसे व्यवसायों में लगा रहे हैं जिससे फिर उनको ये भीख मांगने की नौबत ना आए। अपना वो खुद ही थोड़ा बहुत श्रम करके या कुछ कोई सामान बना करके उनकी पैकिंग करके कुछ अपनी पैसा वो कमा सकें जिससे ये फिर इस पेशे को वो छोड़ सकें। समाज कल्याण विभाग के अलावा लखनऊ जनपद में कुछ और भी संस्थाएं हैं जो बेगर्स कम्युनिटी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। जो लोग भीख मांगते हैं चौराहों पे, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऐसे लोगों को हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके 2 अक्टूबर 2014 से भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान की मैंने शुरुआत की थी। 3 साथियों ने मिलके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके पूरा एक मॉड्यूल डेवलप किया है हम लोगों ने इनके रिहेबिलिटेशन का। तो पूरी रिहेबिलिटेशन की जो प्रोसेस है एडल्ट साथियों के लिए हमारा एक स्वावलंबन इनिशिएटिव है जिसमें जो वयस्क साथी हैं उनको मोबिलाइज करके रिहेबिलिटेशन सेंटर पे यहाँ पे लेकर आते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर ये एक नगर निगम की बिल्डिंग है, रैन बसेरा है।
जहाँ पर ऐसे साथियों को जो भीख मांगने के काम में इन्वॉल्व हैं उनको वो सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराते हैं जो एक दैनिक जीवन जीने के लिए, एक मानवीय जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूरत होती है। उसके साथ ही उनके बिहेवियरल चेंज पे हम लोग काम करते हैं। साइकोथेरेपीज के माध्यम से उनकी बैड हैबिट को और उनके जो नफ़ा करने की जो हैबिट है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग काम करते हैं। फिर उनकी स्किल मैपिंग करके छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्राइज शुरू कराते हैं। कोई चाट का ठेला लगाता है, कोई चाय बेचता है, बेचने का काम शुरू करता है, तो कोई मक्का का भुट्टा इस समय कई साथी बेच रहे हैं, कोई पैडल रिक्शा चलाता है, कोई चाय का लेमन टी बेचता है किट लेकर। तो इस प्रकार के रोज़गारों से अभी तक हम लोगों ने 549 लोगों को छोटे छोटे रोज़गार शुरू करा के उनके मूल परिवार से उनको हम लोगों ने जोड़ा है। एक जो धारणा आती है कि समाज के लोग वेगिंग को जैसे किस प्रकार से लोगों की मदद करें वो सही तक मदद पहुंच पाए, तो लोग अभी एक हमारी जो धारणा, अगर आप जो बहुत पहले जाएंगे तो हमारी जो धारणा है पुण्य और पाप की धारणा है, उस कॉन्सेप्ट में भी लोगों को सपोर्ट करते हैं कि हम ये गरीब हैं या लाचार हैं, हम उनकी वो गरीबी और लाचारी देख के उनको मदद करते हैं, उनकी पीछे की परेशानियां नहीं समझ के। लेकिन हमें लगता है कि जो समाज है वो थोड़ा सा, जो संस्थाएं काम कर रही हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, उनके साथ मिल के काम करे तो हमें लगता है इस जो समस्या है समाज की उस पर हम बहुत जल्दी एक अच्छी जीत हासिल कर पाएंगे और लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने में हो पाएगा। अभी लोग कहते हैं कि हम इनको बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर हम समाज में एक जो सहयोग की भावना है या मदद करने की भावना, अगर उस धारणा से हम नहीं करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे प्यासे परेशान हो जाएंगे, उनको मदद नहीं मिलेगी तो शायद उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत बद से बदतर हो जाएगी। लेकिन बस ये है कि हमें एक समूह में, एक ग्रुप में कैसे उसको एक सही दिशा में काम करने की ज़रूरत है कि हम उसको किसी कैश में ना देके उसकी जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरत को हम उससे बातचीत करके अगर देखें कि उसकी मेन कारण क्या है, उस कारण पे अगर काम करने का प्रयास करें तो हमें लगता है बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। धीरे धीरे बैगिंग सिंडिकेट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे भारी भरकम ब्रेकिंग न्यूज बनाने वाले शब्दों के आवरण से निकलकर समर सलील पत्रिका की स्टडी मानवीय संवेदना और मानवता के आंचल में प्रशय पाने वाले भिखारियों की उस मनोदशा को समझने की दिशा में बढ़ रही थी, जिसे बदलाव जैसी संस्था ने एक मुहिम के रूप में अपना रखा था। लखनऊ में भीख मांगने वालों को मुख्य रूप से दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो माइग्रेट होके बहुत सारे लोग आते हैं, जिसमें वो रोज़गार की तलाश में कोई आता है, कोई इलाज कराने के उद्देश्य से आता है, तो कोई परिवार से बिछड़ा हुआ होता है। पारिवारिक कारण भी एक मुख्य कारण है और उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक अनुसूचित जात से आते हैं जिनका मानना है कि उनका ये पैतृक काम ही है भीख मांगना। तो चौराहों पे महिलाएं, बच्चे आते हैं, भीख मांगते हैं और लेकिन पैतृक काम इसलिए भी मानते, बहुत सारे जो उनके पुनर्वास की स्कीम्स चल रही वो उन तक धरातल पे नहीं पहुंच पाई। अगर धरातल पे पहुंचती तो उनको आसानी से रिहेबिलिटेट किया जा सकता था। और इसके साथ ही जो रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस, जिला प्रशासन बहुत सेंसिटिव होकर इस पे काम कर रहा था, लेकिन जो संस्थाएं इन्वॉल्व हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई, उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि जो प्रोजेक्ट है उसको ज़मीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि हम इनको भिक्षा दें कि न दें, क्या हम इनको भीख दे करके एक पुण्य का काम कर रहे हैं या इनके गलत इरादों के लिए इनको आर्थिक मदद करके इनको मजबूत कर रहे हैं। होता है, दिमाग में आता है, कभी कभी हम लोग दे देते हैं, भीख दे देते हैं, फिर हमको लगता है कि ये व्यक्ति जिस तरीके से अपने को लाचार दिखा रहा था, मन सोचता है कि ये उतना लाचार नहीं है। फिर दिमाग में कई तरीके के विचार आते हैं कि हो सकता है इसके बाद ये नशा पत्ती करेगा, कुछ भी मादक पदार्थों का सेवन करेगा, तो लगता है कि हमने गलत किया, इसको पैसा न दे करके या दे करके, ऐसा लगता है। दे करके भी गलत किया और लाचार दिख रहा था तो न दे करके भी गलत किया, ऐसे विचार आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात अवश्य अपने व्यक्तिगत जो मेरी एक
सोच है और जो होना भी चाहिए सार्वजनिक तौर पे कि इन लोगों को जनता यानी कि हमारी भी जिम्मेदारी होती है आइडेंटिफाई करने की। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस पर आप टाइम वेस्ट करिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल कुछ उस पर ऐसी कार्रवाई का इनिशिएटिव करिए कि भाई उसको किसी भी प्रकार का वो पकड़ा जाए कि गलत कर रहा है सही कर रहा है। हाँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो डे बाय डे इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, इसका कारण अपने आप में खोजने का हम लोग भी थोड़ा सा इनिशिएटिव ले सकते हैं, उनके बारे में जानने का, वो ऐसा क्या करते हैं, कहाँ ये लोग रहते हैं, कहाँ इनका कुनबा रहता है, इन लोगों को सपोर्ट किस बात का है। मैं ये दूसरी बार फिर से मैं ये कह रही हूँ कि इन लोगों के जो गैंग हैं या इन लोगों के जो सहयोगी और हैं वो हमेशा झुंड में, कुछ लोग भीख मांगते हैं, कुछ लोग लाचारी दिखाते हैं और इनके साथ शारीरिक दुर्बलता के कारण या शारीरिक असक्षमता के कारण भी कुछ लोग, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बोलने में सक्षम नहीं है, बहरा है, गूंगा है बता करके इसके सराउंडिंग बहुत सारे लोग रहते हैं। मुख्य फोकस होता है हमारा फाइकोथेरेपीज के माध्यम से, वो जो तरह तरह के ट्रामा से वो ग्रसित होते हैं, डिप्रेशन जैसे सिम्टम आ गए होते हैं उनमें, या फिर बहुत सारे मेंटल इलनेस भी निकल के आते हैं उन साथियों के। तो उन बहुत जो साथियों को लेकर आते हैं उनमें तरह तरह के नशीले पदार्थ लेने की भी हैबिट होती है। तो फाइकोथेरेपीज के माध्यम से उन चीज़ों को हम लोग रिमूव करते हैं, बहुत फोकस होकर इस पे काम करते हैं। हमारा मानना है कि ज़बरदस्ती किसी से कोई काम नहीं कराया जा सकता है, प्रेम पूर्वक और उसके व्यवहार में बदलाव लाके कराया जा सकता है। ये हम सबसे ज़्यादा फोकस होके इसीलिए फाइकोथेरेपीज पे काम करते हैं। फिर उनकी स्किल मैपिंग करके उनकी स्किल को नर्चर करते हैं, फिर उनको छोटे छोटे इंटरप्राइज शुरू कराते हैं। तो कोई चाय का ठेला लगाने का काम शुरू करता है, कोई चाट बेचने का काम शुरू करता है, कोई पैडल रिक्शा चलाने का, कोई मक्के का भुट्टा सीजनल, कोई फल बेचने का। तो इस प्रकार के कामों शुरू करा के फिर केवल उनका माइक्रो इंटरप्राइज फिटअप कराना ही लक्ष्य नहीं होता है, उनकी अर्निंग कैसे इंक्रीज हो उसके लिए प्रॉपर हम उनको ट्रेंड करते हैं, उनकी वर्कशॉप करते हैं जिसमें उनकी कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस स्किल, फाइनेंस लिटरेसी पे काम करते हैं। उनकी अर्निंग हम 10,000 से 15,000 मंथली पहुंचाने पे काम करते हैं। फिर उनको उनके परिवार से जोड़ते हैं। अभी तक हमने 549 साथियों को, एडल्ट साथियों को छोटे छोटे रोज़गार शुरू करा के उनके परिवार से जोड़ा है। तो कोई 5 साल के बाद अपने परिवार से जुड़ा, कोई 9 साल के बाद। कई केस ऐसे निकल के आए जी उनके परिवार वालों ने मान लिया था कि वो दुनिया में है ही नहीं। जब वो गए तो उनके परिवार वालों के लिए वो एक बहुत ही भावनात्मक पल थे। संस्थाओं के माध्यम से समाज से भी इस पेशे में फंसे लोगों को अपने स्तर से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। वहीं इनसे संबंधित विभागों के अफसर लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों को बेगर्स फ्री बनाने की दिशा में जुट चुके थे। इनमें जो हम जिन भिक्षुकों को चिन्हित करते हैं और उनको पुनर्वास के लिए चिन्हित करते हैं, तो उनके लिए हमारा एक अपना जो हमारी एनजीओ संस्था होती है वो शेल्टर होम भी चलाती है, आश्रय स्थल चलाती है, जिसमें हम उनको रखते हैं। और कुछ जो मानसिक रूप से भी परेशान रहते हैं, बहुत से लोग जानते भी नहीं कि कहाँ से, किस प्रदेश से आए हैं, यहाँ की भाषा भी नहीं समझ पाते हैं, उनको भी रखते हैं। उनको साफ़ सफाई के तरीके सिखाते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके जो अगर उनकी स्मरण शक्ति चली गई वापस आ जाए। इसके अलावा फिर उनको योगा का डेली के क्लासेस होते हैं और वहीं पर हम इनको विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं बनाने का, मोमबत्ती का है, कैंडल का है, और जो भी पेशेगत जो भी उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। जिसमें चूँकि अब तो ऐसे रहते हैं कि जो ज़्यादा वृद्ध हैं, ज़्यादा उम्र के हैं, उनको तो बहुत ट्रेनिंग दे नहीं सकते, बहुत प्रशिक्षण दे नहीं सकते। तो इस प्रकार के हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि वो उससे किसी चीज़ वस्तु का निर्माण करके उससे पैसा कमा सकें। शुरू में उनको ट्रेनिंग और कच्चा माल दिया जाता ताकि फिर बाद में फिर वो अपने पूर्ण रूप से अपना सकें। और उनको तमाम जो स्किल ट्रेनिंग के भी प्रोग्राम हैं उसमें भी उनको सिखाया जाता है। और ये भी प्रयास किया जाता है कि जैसे अगर कोई फैक्ट्री है या कोई नगर निगम है तो उसमें भी उनको
सेवा आयोजित कर दिया जाए और उनको कुछ प्रति माह कुछ नियत एक फिक्स्ड इनकम उनकी होने लगे। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि प्रयास हमारा पूरा चल रहा है कि जो भी ये भिक्षावृत्ति की जो प्रथा है ये हमारे प्रदेश में, हमारे शहरों में, हमारे कस्बों में जो है उसको ख़त्म किया जाए। यदि कोई व्यक्ति वृद्ध है और उसको हम लोग पाते हैं कि वो पेंशन का पात्र है तो उसको पेंशन भी दिलवाते हैं। कोई महिला यदि विधवा है, उस पात्र है विधवा पेंशन की, तो उसको हम लोग निराश्रित महिला पेंशन दिलवाते हैं। तो सरकारी योजनाओं से भी उनको जोड़ने का लगातार हमारा प्रयास चल रहा है। और यदि बच्चे कोई इस परिवार से हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं हाई स्कूल या इंटर या और उच्चतर कक्षाओं में, तो उनको छात्रवृत्ति आदि की भी योजनाएं हम लोग उपलब्ध कराते हैं ताकि वो उसके माध्यम से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। इसमें जिला अधिकारी महोदय जो हमारे हैं विशाख जी, हमारे कमिश्नर मैम जो अभी ट्रांसफ़र हो गई है रोशन जैकब मैम, बहुत सपोर्ट रहा है। समझा है उन्होंने, आरोप नहीं लगाया है, समझा है। आरोप लगाना बहुत आसान होता है, गलत बोलना बहुत आसान होता है, परंतु टिप्पणी टिप्पणी से निकल करके प्रयास करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। इन्हीं के बीच में से महिलाएं निकल करके आज ब्यूटी एंड वेलनेस का इन्होंने कोर्स किया। 50 महिलाओं ने ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स, जिसको कि सिडबी ने सपोर्ट किया। वो महिलाओं में से बहुत सी महिलाएं अब मेहंदी लगाती हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद में ब्यूटी पार्लर में काम कर रही हैं। लोग जिनके हाथ से पानी पीना पसंद नहीं करते थे, आज उनके हाथों से चेहरे का फेशियल करा रहे हैं। अब समाज उनको दुत्कारता नहीं बल्कि उनका स्वागत करता है। वो घरों में भी जाकर फेशियल, क्लीनअप आदि सौंदर्यीकरण की सुविधा दे रही हैं, जो कभी दूसरी लड़कियों को काम पर जाते सिर्फ देखती थी। आज वो भी तैयार होकर उनकी तरह अपने पैरों पर खड़ी है। मैं मानता हूँ कि हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो अभी भी सड़कों पे हैं, परंतु बहुत सारे लोग वहाँ से निकल करके आ गए जो कि उदाहरण बन रहे हैं कि परिवर्तन संभव है। और वो उम्मीद जागी हुई है और ये तभी होगा जब हम सब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, उनकी मदद करेंगे। समाज ने, संस्थाओं ने और सरकार ने जब भिक्षावृत्ति के पेशे में लगे बच्चों, महिलाओं और युवाओं का हाथ थामा तो उन्होंने भी आगे बढ़ने का हौसला दिखाया और फिर उन्हीं हौसलों के पंख लगाकर उन्होंने ऐसी उड़ान भरी जिससे उन्हें देखने वालों का नजरिया ही बदल गया। जो हाथ अभी तक उन्हें भीख देने के लिए उठते थे, आज वही हाथ उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। लखनऊ के भिक्षावृत्ति आपकी तालियां मिलनी चाहिए भिक्षा छोड़ चुके इन बच्चों को जो मुख्य धारा में शामिल हैं। इस परियोजना के माध्यम से हम लोग पहुँचे उनके बीच में जहाँ वो रहते हैं, कितनी बुरी स्थितियों में रहते हैं। निकलने के लिए पानी नहीं है, नालियाँ एकदम बदबदा रही हैं, मच्छर से पूरा बस्ती उनकी गंदी पड़ी हुई है। पर जब धीरे धीरे उनके बीच में जाना शुरू किया, पहले शुरुआत में उनमें विश्वास नहीं आया कि क्योंकि उनको भी ऐसा लगा कि ये लोग आए हैं और लेके हमारा इस्तेमाल करके चले जाएंगे। परंतु समय लगा, 6 महीने लगे, साल भर लगा, 1.5 साल लगे, 2 साल लगा, 3 साल लगे। उसके बाद वाकई में ऐसा परिवर्तन आया कि आप खुद सोचिए कि हमारे शहर के अंदर जब परेड निकलती है तो बड़े बड़े अच्छों को भी उस परेड की झलक पाने के लिए भीड़ के अंदर घुसना पड़ता है। और शायद ये अपने आप में एक कमाल है कि ये बच्चे जो कभी सड़कों पे भीख मांगते थे, 26 जनवरी 2025 की परेड में देश का पहला बैंड लेकर के ये 26 जनवरी उत्तर प्रदेश की परेड में शामिल हुए। पूरे शहर ने इनके लिए तालियां बजाई, इनके पूरे कैबिनेट ने इसके लिए तालियां बजाई। मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी ने इनके लिए तालियां बजाई। महामहिम गवर्नर मैम जो आनंदीबेन पटेल जी हैं, उन्होंने अपने दरवाजे खोल दीजिए इन बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए। सैकड़ों की तादाद में बच्चे राजभवन जाते हैं, वहाँ पर खेलते हैं, अपना जो है राजभवन का भ्रमण करते हैं, गवर्नर मैम से मिलते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं। मतलब ये लगता ही नहीं है कि ऐसा परिवर्तन संभव हो सकता है। और जब ये बच्चे 26 जनवरी की परेड में शामिल हुए, उसके बाद इंदौर में जब भारत की पूरे भिक्षा व्यक्ति के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई जुलाई में, तो इन बच्चों ने वहाँ पर बैंड का परफॉर्मेंस किया। ये एक बैंड का परफॉर्मेंस नहीं था, ये एक
तरीके से परिवर्तन है, लोगों के बीच में एक संदेश है, हम बदल सकते हैं, हम कर सकते हैं, हमारा हाथ तो थामो। हमारे ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से, हमारे माँ बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से, उनके ऊपर पत्थर मारने से हम समाज के हिस्सा नहीं बन पाएंगे। हमको पढ़ाने के लिए हमारे साथ समय दो, हमारे साथ बैठो, हमारा हाथ थामो, हमको पढ़ाओ, हम स्कूल जाएं, कोई गलती करे तो हमको डांटो। अगर समाज का ये नज़रिया, लोगों का ये नज़रिया इनके बीच में जाएगा तो ये चुनौती जो आज समाज में है एक परिवर्तन बन जाएगी और लखनऊ एक कीर्तिमान स्थापित कर पाएगा। समर सलील की स्टडी में अब तक जो बात निकलकर सामने आई, उससे यह सोचकर कुछ हद तक तो संतुष्ट हुआ जा सकता था कि कोई तो है जो इस दिशा में न केवल सोचता है बल्कि इनके उत्थान के लिए लगातार काम भी कर रहा है। लेकिन अभी ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें हम पहले एपिसोड में लेकर चले थे, वह अभी तक वहीं के वहीं थे। मसलन यदि सरकारी योजनाओं और संस्थाओं का सहारा लेकर हजारों भिखारियों को पुनर्वासित किया जा चुका है, तो फिर इतनी बड़ी तादाद में हर चौराहे, रेस्तरां, अस्पताल, रेलवे और बस स्टेशन तथा बैंकों के बाहर जो भिखारी दिखाई दे रहे हैं वे कौन हैं? सरकारी अफसर विभागों के प्रयासों को खूब बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन लखनऊ को कब तक बेगर्स फ्री बना देंगे, इस सवाल के जवाब में वे चुप्पी साध जाते हैं। नमस्ते, मैं लक्ष्मी सरोजा, मैं यूपी में काम करती हूँ डिफरेंट ट्राइबल्स के बीच में और अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के बीच में। और 2015 से मैं ये अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के बीच में काम करने लगी हूँ और हम मेनली हेल्थ और एजुकेशन और सेल्फ सस्टेनेबल पे काम करते हैं, क्योंकि एजुकेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विदाउट एजुकेशन हमारे लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं है। देन द सेकेंड थिंग इज़ हेल्थ। तो ये दोनों पे हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो हम डिफरेंट अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ में ट्यूशन सेंटर्स चलाते हैं और रेगुलरली हेल्थ कैंप्स करते हैं KGMU डॉक्टर्स के साथ और PGI डॉक्टर्स के साथ मिलके। फ्री मेडिकल कैंप्स होता है और जिनको बहुत दिक्कत होता है देन भी हम लोग उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो लोग अपने स्वास्थ्य के लिए रहें, क्योंकि दीज कम्युनिटीज़ में वो लोग हॉस्पिटल्स नहीं जाते हैं, वो लोग इवन डिलीवरीज़ भी घर में कर लेते हैं और छोटे मोटे कोई भी बुखार आता है तो वो जड़ी बूटी ये सब खा लेते हैं, बट वो लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। तो हम लोग जब इस कम्युनिटीज़ में गए थे तो हम लोगों को लगा था कि इन कम्युनिटीज़ के बीच में हम लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं इन कम्युनिटीज़ में काम करने के लिए। बैगिंग का काम कर रहे बच्चे, महिलाएं, वृद्ध पर लोग दया करके उनकी कुछ ना कुछ मदद करते हैं और जब कभी यही मदद करने वाले लोग उन्हें भीख का निकृष्ट पेशा छुड़वाने के लिए प्रयास करते हैं तो भीख मांगने वालों का वह खूंखार चेहरा सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी मदद के लिए उठने वाले हाथ रुक जाते हैं। जब हमारा 2019 में मिशन शक्ति प्रोग्राम शुरू हुआ था, मिशन शक्ति में मैं डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस विजिट करने गई थी, लोगों को एम्पावर करने के लिए और अवेयरनेस करने के लिए, क्यों महिला सुरक्षा रहना बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में। तो उस टाइम पे मुझे कुछ फ़ोन्स आया था और मैंने रेप विक्टिम्स को रेस्क्यू किया था और उन लोगों को हम लोग शेल्टर होम्स में एनरोल किया था और उनके लिए मैं काउंसलिंग कर रही थी। फिर बाद में मुझे लगा कि विक्टिम्स के साथ साथ एक्यूज्ड को भी काउंसलिंग करना चाहिए, तो मैंने DM सर से परमिशन लेके फिर मैंने प्रिजन्स में जाना शुरू किया, उन लोगों को मैं अवेयरनेस देने के लिए और वो जो गलती किया है उसके लिए वो लोग अपने आप को बदलने के लिए। जब मेरा ये सफ़र चल रहा था तो मैं हमेशा सिग्नल्स पे जब कार रुकता है तो छोटे छोटे बच्चे आके ग्लास साफ़ करते हैं और भीख मांगने लगते हैं और हमेशा कहते हैं कि हमको 10 रुपया दे दीजिए। मतलब 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया का ज़माना चला गया, अभी सिर्फ 10 रुपया वो लोग मांगते हैं। तो 10 रुपया जब हम मना करते हैं तो वो लोग गाली देने लगते हैं। इतना छोटे छोटे बच्चे गाली देते हैं तो सुनने में हंसी आता है, लेकिन दैट इज़ समथिंग सीरियस इश्यू, क्योंकि बच्चे को हम बचपन से ही उनको थोड़ा सा
क्रिमिनल टाइप में हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम 5 रुपया देने से हम पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन हम पुण्य नहीं कमा रहे हैं, लेकिन हम एक आदमी को आलसी बना रहे हैं। तब हमने सोचा था कि हम इन बेगर्स के लिए क्या कर सकते हैं। ये सिग्नल्स में जो रहते हैं, जो भीख मांगने के लिए, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसी टाइम पे डीएम सर का एक इनिशिएटिव आया था कि हम लोग बेगर्स लोगों को हम लोग रेस्क्यू करेंगे और उनको हम एजुकेट करेंगे, और उनके लिए सरकार की तरफ से हम लोग स्कॉलरशिप भी उनको देंगे। तो हम लोग एक टीम बनाए थे डीएम सर ने, उन टीम के साथ साथ हम लोग जाते थे सिग्नल्स पे। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस सिग्नल में ये था कि मैं अवध चौरा पे, ये जो अवध सेंट्रल बस स्टेशन है, वहाँ पे मैं जब पहुँची थी तो मैंने बच्चों को कहा था कि बेटा भीख नहीं मांगना है, ये गलत है, आप लोग कहाँ पे रहते हो बताओ, हम आपसे बात करेंगे। तो मैं कार अपना पार्क करके जब बाहर आई थी उस बच्चे से बात करने के लिए, तो उसने मुझे पत्थर से मारा था। फिर मुझे डर लगा, मैं अपना कार लेके मैं आगे चली गई थी जहाँ पे थाना था, वहाँ पे मैंने गाड़ी रोका। तब तक इस लड़के ने 15 और बच्चों को इकट्ठा किया और सबके हाथ में सरिया था, और वो लोग कह रहे थे कि चलो ये गाड़ी को तोड़ देते हैं। तो मुझे सच में डर लगा था कि शायद वो लोग मेरे गाड़ी को तोड़ देंगे। लेकिन फिर मैंने वहाँ का जो सीओ सर थे, एसआई थे और कुछ कांस्टेबल थे, उनसे बात किए थे। फिर मैंने ये इश्यू तुरंत मैंने डीएम सर के साथ शेयर किया था। तो सर ने तुरंत इनिशिएटिव लिए थे और सर ने एक टीम बनाया था, नगर निगम का, डूडो का और चाइल्ड हेल्पलाइन का और पुलिस लोगों का और यहाँ एसडीएम का। तो हम लोग टीम के साथ जाने लगे थे। तो जब हम लोग जाने लगे थे तो हम लोग डिफरेंट एरिया से बच्चों को रेस्क्यू करना हम लोग शुरू किए थे। पत्थर खाने के बाद भी लक्ष्मी सरोजा ने अपनी मुहिम बंद नहीं की। वह लगातार ट्राइबल बस्तियों में जाती रही और बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करती रही। लक्ष्मी सरोजा शरद पटेल, बलवीर सिंह, सुमन सिंह रावत और आशुतोष करन जैसे कई नौजवान अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से भिक्षावृत्ति के पेशे में लगे लोगों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक छोटा सा ग्रुप है यहाँ पे, जो हम लोग किटी पार्टीज को एंकरेज नहीं करते हैं। तो किटी पार्टी के नाम पे हम लोग छोटा छोटा सोशल डेवलपमेंट का प्रोग्राम्स करते हैं। जैसे हर 3 महीने में एक गांव से एक लेडी को हम लोग चुनते हैं और उनके लिए एक छोटा सा टी स्टॉल करके देते हैं, ताकि वो अपने ज़िंदगी को अपने तरीक़ा से और अपना परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए वो मदद हो सकता है करके। तो हम लोग जो इंटरेस्टेड है, जो करने की इंटरेस्ट दिखाते हैं, उन लोगों के लिए हम मदद ज़रूर करते हैं। फिर हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से बात किया था टीम से, फिर उन लोगों ने हम लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमारे लिए लाए थे। कुकिंग क्लासेस, कैंडल मेकिंग, अगरबत्ती मेकिंग, फिर उसके बाद उन्होंने सॉफ्ट टॉयज़, ये सब हम लोगों को 60 डेज़ का प्रोग्राम होता है। तो हमने उनको इनिशिएटिव सर लोग ने लिया था और वो लोग यहाँ बस्तियों में आके उन लोगों के लिए वो सिखाते हैं। और जब ये सब सिखाते हैं फिर उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, ताकि उस सर्टिफिकेट से उनको छोटा छोटा लोन्स मिल सकता है। जैसे 20,000 का, 30,000 का लोन मिलेगा तो वो लोग एक छोटा सा सेटअप अपना रख सकते हैं और वो लोग लोकल मार्केट में जाके, जैसे हम लोग लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ में हमारा बुध मार्केट है, मंगल मार्केट है, छोटा छोटा बाज़ारों जहाँ लगते हैं वहाँ पे जाके ये लोग वो सामान बेचने के लिए उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। देन एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज करके हैं, वो लोग भी अपना स्किल प्रोग्राम्स हमको सिखाने के लिए दिखाते हैं कि हम आप लोगों को मदद करेंगे, और क्योंकि यंग जनरेशन को नौकरी की बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न जो होता है वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए होता है। वो किसी दिन मंदिर गया है, वो किसी दिन मस्जिद गया है, वो किसी चौराहे पे रुका है, वो किसी बस स्टैंड पे है, वो किसी रेलवे स्टेशन पे है, तो उसको अगर ऐसा व्यक्ति कोई मिल जाता है जहाँ उसको कोई एक छोटी सी बच्ची
अपने हाथ में उससे भी छोटा सा बच्चा लिए उसके पास आ रही है और कह रही है कि हमने 3 दिन से खाया नहीं है, ऐसा कुछ। या फिर उसको कोई एक बुज़ुर्ग महिला मिल गई जिसने ये कहा कि मैं यहाँ पे लखनऊ में फंस गई हूँ, मुझे सीतापुर तक जाना है और मेरे पास बस के पैसे नहीं हैं। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति पूरे परिवार के साथ मिल गया और उसने बताया कि मैं तो महाराष्ट्र से यहाँ बुलाया गया था और काम करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जिसने मुझे बुलाया था, जिस ठेकेदार ने बुलाया था, उसने मुझे छोड़ दिया और मेरे पास मेरे परिवार को खिलाने के लिए और वापस जाने के लिए कुछ भी नहीं। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी जो एक सवाल हो जाता है वो सामान्य व्यक्ति के लिए कि वो क्या करे। क्या वो किसी को, अगर मान लीजिए कि किसी को सीतापुर जाने के टिकट भर का पैसा दे रहा है और अगले ही दिन वो उस महिला को दूसरे चौराहे पे देख रहा है कि वो सीतापुर जाने का टिकट मांग रही है, तो उस अपने आप को छला महसूस करता है। तो वो उस दिन से गांठ बांध लेता है कि आगे मैं किसी को कुछ भी नहीं करूँगा। और इस वजह से कई बार ऐसा होता है जो जेन्युइनली भी परेशान है वो भी कुछ उससे नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं अपने अनुभव से ये आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी बच्चे को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप कुछ भी भिक्षा के तौर पे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ऐसा मत करें, क्योंकि आप जो है इस नेक्सस को बढ़ाने के लिए मोबिलाइज़ कर रहे हैं। आप बस इतना कर रहे हैं कि जो शाम को उससे पैसा लेने वाला है वो उसका कलेक्शन देख के ही उसे बराबर भेजता रहता है। माना कि ये चीज़ 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल में नहीं समाप्त होने वाली है, लेकिन अगर हम सब ये प्रण कर लें कि हमें किसी को भी ऐसे भिक्षा किसी चौराहे पे, किसी वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अपने दया के कारण या फिर अपने ग्रहों की स्थिति के सुधार के कारण ये कर देना है, तो ये बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप जितना अच्छा कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप ख़राब ना चाहते हुए भी और अनजाने में आप कर जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी की मदद करनी है तो आप उसकी शिक्षा में मदद करें, आप उसको संसाधन में मदद करें। कोई अगर महिला है वो अपने बच्चे को लिए है और वो कह रही है कि मेरे पास इसको खिलाने के लिए नहीं है, तो आप उसको कहीं कुछ काम दे सकते हैं और उसके बच्चे को पढ़ाई दे सकते हैं, उसके बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये जो है ये करना एक आगे उसके भविष्य को बनाने वाली चीज़ होगी। लेकिन आज आप उसको 10 रुपये अगर हाथ में थमा दे रहे हैं और आप अंदर से एक फील गुड कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसके जीवन को उसी भिक्षावृत्ति के नेक्सस में जीवन भर के ढकेलने का आप काम कर रहे हैं। सरकार, समाज, मीडिया हाउस के रिपोर्टर और स्वयंसेवी संस्थाओं के वॉलंटियर इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि बेगर्स कम्युनिटी के उत्थान के लिए चाहे जितने प्रयास कर लिए जाएं, लेकिन जब तक वह स्वयं नहीं बदलना चाहेंगे, इस पेशे को खत्म करना नामुमकिन है। आज भीख मांगना और मंगवाना दोनों अपराध है। बावजूद इसके धड़ल्ले से हर चौराहे, हर सिग्नल और हर फुटफॉल वाली जगह पर बेगर्स भीख मांगते दिख जाएंगे। सरकार इनके लिए विभिन्न तरह की योजनाएं लेकर आ रही है। यह कम्युनिटी चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकती है, लेकिन जब तक पुण्य कमाने का लालच रखने वाले लोग भीख को दान समझकर देते रहेंगे, तब तक भिखारी भी भेष और मांगने का तरीका बदलता रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि भीख का पेशा पूरी तरह से बंद होना चाहिए, तो आपको, हमको, हम सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आप जब भी किसी भिखारी को देखें तो उसे नगद भीख कतई न दें। 2 मिनट का समय निकालकर उसकी काउंसलिंग करें। भीख का पेशा गंदा है, उसे ऐसा समझाएं। जब कई लोगों से उसे यह बात सुनने को मिलेगी तो वह एक दिन इसे छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। जब भी आपको कोई शारीरिक रूप से या बीमार भिखारी मिले तो उसे खाना खिलाएं, उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजें, किंतु उसे नगद पैसे न दें, क्योंकि बीमार और अपाहिज दिखने वाले लोग किसी सिंडिकेट के हाथों मजबूर हो सकते हैं। इन्हें नगद पैसा देना इनके सिंडिकेट के फलने फूलने में मदद करेगा। बच्चों को कतई भीख न दें। उनसे पूछे कि उनके माँ बाप कहाँ हैं। यदि किसी महिला के साथ 1 से अधिक बच्चे दिखे तो उसे जरूर टोके, ये बच्चे किसके हैं। जब चारों तरफ से उनसे पूछताछ होने लगेगी तो यह लोग इस पेशे को करने में डरने लगेंगे।
बैगिंग सिस्टम को खत्म करने की मुहिम में लगी संस्थाएं और समाज कल्याण विभाग के अधिकारीगण ज्यादा फुटफॉल वाले स्थानों पर हेल्प सेंटर बनाएं, जहां भिखारी स्वयं आकर अपना पेशा बदलने के लिए अनुरोध कर सके, जिससे उनका वही पंजीयन हो सके और उन्हें आगे की काउंसलिंग मिल सके। उसको आप भिखारी कहिए या कुछ भी कहिए, वो कहाँ से अपनी जीविका पैदा करेगा? तो उसकी जीविका तो कुछ है नहीं, खाने को तो पेट भरना है, खाली उसका मेन एजेंडा से पेट भरना है, तो वो पेट भरने के लिए तो ये टोटल मिला करके मान के चलेंगे तो 3,500-4 हज़ार लोग होंगे। समर सलील की स्टडी में जो मूल बात निकल कर सामने आई है वह यही है कि भिक्षावृत्ति का मूल कारण गरीबी, शिक्षा की कमी, सामाजिक असुरक्षा और भेदभाव जैसी वह कुरीतियां हैं जो इंसान को इंसान से आज भी दूर किए हुए हैं। अभी हम जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को सेल्फ सस्टेनेबल कुछ मिल सके, तो छोटा छोटा काम कर सके। तो उसके लिए डीएम सर ने कुछ एनजीओस को रिक्वेस्ट किया है और कुछ एनजीओस को बताया गया है कि वहाँ पे आप लोग सेल्फ सस्टेनेबल काम उनको सिखाइए। तो हम अभी जो सपेरा बस्ती है या भीख मांगने वाले बस्तियां हैं या जहाँ पे ये झाड़ू पोछा करने वाले, कूड़ा उठाने वाले, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मदर्स के लिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो लोग, जैसे अभी दिवाली आ रहा है तो हम अभी उनको कैंडल सिखाना क्लासेस शुरू किया है, और उसी के साथ कैंडल, सिंपल सा कैंडल होगा तो शायद लोग लेने में थोड़ा सा सोचते हैं कि ये सिंपल सा है, तो उसको कैसे डेकोरेट करना है, हैंड आर्ट जैसे हम लोग उनको सिखाते हैं कि अपने हाथ से उनको बनाइए, ताकि हम कह सके हैं कि ये सेल्फ सस्टेनेबल जो है महिला जो है ये कर रही है और उसको हम प्रमोट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम ये मानते हैं कि वो बहुत मजबूत काम नहीं कर सकते, परंतु मैंने पिछले एपिसोड में सुना था, हमारे एक वीर जी थे, वो ये कह रहे थे नगर निगम के बहुत सारे जगह पे ये लोग काम कर रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगा वाकई में ये काम कर रहे हैं। अगर आपको देखना है तो नगराम जाइए, नगराम में सुबह 4:30-5 बजे, क्योंकि आप सफाई कर्मचारी के बारे में देखिए, जब हम शहर गंदा करके सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो वो शहर हमको साफ़ मिलता है। जब आप पार्कों में जाएंगे टहलने के लिए, रोड साफ़ मिलेगी, क्योंकि ये 4 बजे 3 बजे सफाई कर्मचारी अपना काम शुरू कर देते हैं सड़कों पे ऊपर। क्योंकि पिछले एपिसोड में मैंने ये सुना था कि नगर निगम में बहुत सारे सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, परंतु वाकई में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ कागज़ में नहीं है। इसको देखना है तो आप चिन्हट आइए, आप नगराम आइए, आप लोग देखिए उनको कि सुबह 4 बजे कैसे गाड़ी आती है, वो लोग सुबह 4 बजे अपना झाड़ू वाड़ू ले करके उसमें घुसते हैं और उसके बाद सुबह 10, साढ़े 10, 11-12 बजे तक उनको वो गाड़ी छोड़ के जाती है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग उसमें दुरुस्त भी होते हैं, परंतु अगर कोई आदमी सेवा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, काम करने के लिए आगे आया, तो उस चीज़ में वो तारीफ़ भी उनको मिलनी चाहिए। और ऐसे लगभग 116 लोग हैं जो कि वाकई में जो कि स्वीपर में स्वीपिंग कर रहे हैं शहर के अंदर, जिन्होंने भीख छोड़ के प्रॉपर स्वीपिंग का हाथ थामा है। और उनको देख करके और भी लोग, क्योंकि ये एक इजी जॉब मानते हैं कि हम सुबह अपना 4 बजे जाएंगे, 11 बजे चले आएंगे, उसके बाद दिन भर आराम करेंगे, क्योंकि मेहनत का काम है। धीरे धीरे जिन्होंने ज़िंदगी भर मेहनत नहीं करी और वो धीरे धीरे अगर मेहनत की तरफ बढ़ेंगे तो एक दिन में नहीं कर सकते, वो समय लगता है उसमें, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, कभी 10 सालों लग जाते हैं इसमें। क्योंकि अगर मान लीजिए क्योंकि कोई आदमी बिल्कुल कुछ नहीं करता और उसको अगर कोई काम तुरंत दे दिया जाए तो नहीं कर पाएगा, थोड़ा थोड़ा उसमें समय लगता है। तो ये कुछ आंकड़े हैं। इन्हीं समुदाय में से आज एक लड़का है जो कि टीचिंग कर रहा है, जो हमारे एजुकेशन सेंटर चलते हैं उसमें टीचिंग करता है। 11 ऐसे बच्चे हैं जो कि प्रॉपर जो वहाँ पर एजुकेशन सेंटर्स हैं उसमें पढ़ाते हैं। तो इसके लिए, क्योंकि ये समाज में चीज़ें दिखती नहीं हैं सामने, ये हो रही हैं प्रयास, अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास हो रहा है, तो वो प्रयास से चीज़ें बदल भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ नहीं हो रहा। और कुछ लोगों के बारे में ये भी है कि भाई वो वाकई में बदलना नहीं चाहते। कई ट्राइबल और घुमंतू जातियां आज भी समाज के साथ घुल मिलकर काम करना नहीं सीख पाई हैं। वह एक तरफ झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं और भीख को अपना पुश्तैनी पैसा मानते हैं। विकसित भारत की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब अलग थलग पड़े घुमंतू समाज के लोग भी खुद को मुख्य धारा से जुड़ा महसूस करें।
जैसे हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि बाज़ारों में या घर घर जाके सांप को पकड़ के भीख मांगते हैं। तो इन लोगों का कम्युनिटीज़ में मैं मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाह रही हूँ। मैं एक दिन पीजीआई गई थी मेरी फ्रेंड को विज़िट करने के लिए, तो मैं वहाँ बाहर देखा था कि बहुत सारे बच्चे थे भीख मांग रहे थे। तो मैं जब हॉस्पिटल के अंदर गई थी वो बच्चे वही थे, फिर 3 घंटे के बाद जब मैं वापस जा रही थी तब भी वो बच्चे वही थे। तो फिर मैंने उन बच्चों को नोटिस करना देखा था कि ये लोग क्या करते हैं। तो शाम को एक गाड़ी आया और इन बच्चों को लेके चले गए थे, तो इन्हीं के पीछे मैं भी गई थी। जब मैं उनकी गांव पहुंची थी, उनका जहां रहने का है झोपड़ियां हैं वहां पहुंची थी, तो हर बच्चे ने अपना पैसा अपने माँ बाप को दे दिया। जो ऑटो में आया था उसको थोड़ा बहुत पैसा वो लोग दे दिया है, क्योंकि वो आदमी रोज़ उनको ले जाता है, छोड़ता है और लेके आता है। फिर मैं उनका पेरेंट्स से बात करने लगी थी कि भाई ये तो गलत काम है छोटे बच्चों को ऐसे करना, लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास कुछ नहीं है तो हम भीख मांगते हैं, हमारा बच्चों को भी हम भीख मांगने के लिए भेजते हैं। तो मैंने कहा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या आप पढ़ाना चाहते हो? तो वो लोग तो पहले राज़ी नहीं थे, तो हम लोगों को कम से कम हमारा टीम को लगा था 3-4 महीना उन लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। तो हमने फिर उनसे बात किया, फिर हमने एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर शुरू किया था 2 लोगों से। फिर उसके बाद आज हमारे पास 120 बच्चे उस ट्यूशन सेंटर में आ रहे हैं ये पिछले 4 साल में। तो वहाँ बच्चे आते हैं, हम उनको बेसिक्स सिखाते हैं। बेसिक्स सिखाने के बाद फिर उनको हम लोग कोई भी प्राथमिक विद्यालय में हम उनको भेजते हैं ताकि वो लोग पढ़े और अपना ज़िंदगी को सुधारने के लिए, क्योंकि हम प्रेजेंट जनरेशन को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाला जनरेशन को तो हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनका भविष्य को, क्योंकि आज का जो बच्चे हैं कल का वो भविष्य है, कल का वो लीडर्स बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, पुलिस ऑफिसर्स बनेंगे। और उन बच्चों में भी ये है कि मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो उन लोगों को हम लोग अपना हाथ देना चाहिए ताकि वो लोग अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। 3 प्रकार के भिक्षा व्यक्ति के लोग होते हैं, 3 प्रकार के, उसको ज़रूर समझिएगा। एक जो बाय विल होता है, जो खुद करता है ये कि नहीं मुझे करना ही करना है। एक बाय फोर्स्ड होता है कि हाँ भाई ज़बरदस्ती लाया गया है। और एक बाय कंडीशन, उसके हालात और परिस्थितियाँ उसको वहाँ पहुँचाती हैं। अगर एक बाय फोर्स शायद गिने चुने होंगे, बाय फोर्स की वजह से, ज़बरदस्ती की वजह से ऐसे लोगों को नहीं, हम लोग को सारे लोग को एक साथ गिन लेना चाहिए कि जो बेचारे जिनके वाकई में तकलीफ़ है, जो लोग पूरे तरीके जिनके बाप दादा परदादा यही काम करते थे, तो वो और क्या करेंगे। अगर कोई कुम्हार है तो वही करेगा, कोई रिक्शा कराता था वही करेगा, कोई मांगता था तो वही करेगा, क्योंकि समाज ने आज तक किसी ने उसका हाथ थामा ही नहीं है। अगर समाज उसका हाथ थामेगा नहीं तो क्या करेगा। अगर एक समाज में अगर नशा करने वाला नशेड़ी पड़ा हुआ है, उसको कोई उठाएगा नहीं, क्योंकि वो अपने जीवन से त्रस्त हो चुका है, वो पी रहा पड़ा हुआ वहीं पर। अगर जब तक आप उसको उठाएंगे नहीं, उसकी मदद नहीं करेंगे, उसके इलाज, क्योंकि जब तक उसको ये महसूस नहीं कराएंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये समाज आपके साथ खड़ा है, हम दिवाली आपके साथ मनाएंगे, हम होली आपके साथ मनाएंगे, हम दशहरा भी आपके साथ मनाएंगे, हम शहर का हर त्यौहार में आपको शामिल करेंगे, नहीं सारे त्यौहार शामिल करते हैं। जब नहीं शामिल करेंगे तो उंगली भी नहीं उठाने की हमारी, हम वो नहीं है कि हम उंगली उठाएं उनके ऊपर। और जब हम काम करते हैं तो चीज़ें बदलती हैं और बदल भी रही है, लोग मदद भी कर रहे हैं, सरकार, समाज, मीडिया, वॉलेंटियर, स्कूल के लोग, मार्केट एसोसिएशन, NGO, ये अकेले नहीं कोई कर सकता, सब लोग कर सकते, क्योंकि हमारे समाज का ऐसा भाई, अगर हमारे घर में एक आदमी ऐसा है कि जो कि खा नहीं सकता, मांग के खाता है, और हम सब वरिष्ठ हैं, हमारा घर मतलब ये शहर हमारा घर है, हमारा वो 100 स्क्वायर फीट का, 1000 स्क्वायर फीट का, 10,000 स्क्वायर फीट का घर, उसको घर नहीं मानना चाहिए। घर उसको मानना चाहिए जिस शहर में आप रहते हैं, क्योंकि ये शहर आपको घर देता है, परिवार देता है, रोजगार देता है, संबंध देता है, सब कुछ देता है। आप इस शहर को क्या देते हैं? जब तक आप इस शहर को अपना नहीं समझते तो ये शहर भी आपको कुछ नहीं देगा। जब आपको इस शहर से आपको ज़रूरत पड़ेगी तो शहर भी पीछे हट जाएगा। तो ये शहर हमारा घर है। अगर इस घर में कोई व्यक्ति ऐसा है, या कुछ बच्चे ऐसे, या कोई महिलाएँ ऐसे हैं जिनको कि ऐसा है कि वो नहीं अपने पैरों पे खड़े हो सकते, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे घर का एक सदस्य
अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सकता, एक बच्चा अपने हाथों से किताब में अक्षर नहीं लिख सकता, तो हम सबको मिल करके उसको पैरों पे खड़ा करना चाहिए। तभी हम एक विकसित समाज की, एक विकसित शहर की, एक विकसित देश की बात कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है चेंजेस नहीं हो रहे, चेंजेस हो रहे हैं, और इसके लिए सबको ही एक सकारात्मक सोच के साथ आगे आना पड़ेगा, क्योंकि गलत को गलत बार बार करते रहेंगे तो और गलत हो जाएगा। और परंतु अगर गलत के साथ सही करने का प्रयास करेंगे तो वो गलत धीरे 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 सही हो जाएगा। इसलिए मरा से राम बन गए थे, और वो राम ने पूरी दुनिया में क्या पूरे कहते हैं लोगों के लिए वो आदर्श बन गए। तो जब तक मरा ना होता तब तक राम ना होते, और राम है तो फिर हम लोग हैं। धन्यवाद। भीख के पैसे को धंधा नहीं, गंदा मानकर जब तक यह लोग अपनी आत्मा से इसका बहिष्कार नहीं करेंगे, समाज की यह कुरीति खत्म होने वाली नहीं है। यूपी अलर्ट के इस भाग में इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नए विषय के साथ। देखते रहिए यूपी अलर्ट, हर खतरे से सावधान। यूपी अलर्ट।